नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन के अंदर अपन एक बहुत शानदार टॉपिक ऊपर क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे, जो कि स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ, स्पेशली ये जो टॉपिक रहेगा ये आपके नॉर्थ सेट के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अदर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चंस आए, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रैक्टिकली चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसी कड़ी के तहत आज एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं। किसी भी विद्यार्थी की खास डिमांड के तौर पर आपको भी किसी टॉपिक को स्पेशली पढ़ना हो या उसके बारे में जानना हो जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर इंपॉर्टेंट रहा, तो मैं निश्चित तौर पर इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। आप अपने वीडियो एंड होने पर कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जरूर लिख सकते हैं, तो उस वीडियो के ऊपर भी जरूर चर्चा की जाएगी, बशर्ते वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। आप पीछे नाम देख पा रहे होंगे, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, है ना। WHO ने एक कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एक चेकलिस्ट बनाई है भाई, है ना। ये चेकलिस्ट का पर्पस क्या है, इस चेकलिस्ट के कंपोनेंट कौन कौन हैं, और इस चेकलिस्ट को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मेंबर होंगे, और उसको साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर अपन कह सकते हैं टूल्स रहेगी, जो कि अपन को कॉमनली चेकलिस्ट का पार्ट के तौर पर अपन इसको देखेंगे, उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपके हर एक एग्जाम के अंदर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। कई बार सवाल पूछे गए हैं और वो कौन कौन से सवाल पूछे गए उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले अपन देखो, अपन बात करते हैं भाई पर्पज क्या है ना। अपन बात करेंगे कि इसका पर्पज क्या है। अगर अपन लिखते हैं यहां पर WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर सबसे पहली बात है कि इसका पर्पज क्या है भाई, सबसे पहली जो चीज अपने माइंड में आनी चाहिए वो आती है अपना इसका पर्पज क्या है भाई, ये क्यों करते हैं अपन। तो पर्पज इसका ये है कि देखो, एक तो ये क्या करता है, प्रमोट कम्युनिकेशन। क्या प्रमोट करता है, ये आपस में जो आपके टीम मेंबर्स हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट टीम वर्क, है ना। जो भी आपकी टीम है वो टीम वर्क को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट टीम वर्क। और सबसे जरूरी, इट हेल्प इन रिड्यूस मोर्टेलिटी। ये आपकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में इट हेल्प इन रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये आपके कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करती है और साथ ही साथ पेशेंट की मोर्टेलिटी को भी कम करती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों चीजों से संबंधित। पूछा भी जा सकता है आपको इस तरीके से कि भाई ये WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का क्या पर्पज है। तो पर्पज टीम वर्क को प्रमोट करना, कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, साथ ही साथ ये आपकी पेशेंट की उस सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से मोर्टेलिटी के चांसेस ना हो, इसके लिए अपन ये मेन टूल को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगला जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो याद रखिएगा। देखो क्या, अब यहां पर देखो, अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा, वो रहेगा इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसमें भी कई बार क्या हो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका भी बता दूंगा। देखो, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं तीन। एक होता है साइन इन, एक होता है आपके टाइम आउट, और तीसरा जो रहता है वो रहता है आपके साइन आउट। देखो कैसे याद करना है कि एक्चुअली कई बार क्या होता है, अपन टाइम इन और टाइम आउट के अंदर जैसे भी कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये कंपोनेंट है या नहीं है, है ना। पहला सवाल तो यही पूछा गया था कि कौन कौन से कंपोनेंट है। तो साइन इन, साइन आउट और टाइम आउट होते हैं। ठीक है, जब अपन कोई भी सोशल साइट चलाते हैं तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं, साइन इन करते हैं, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, साइन आउट करते हैं या लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम इन का जैसा कोई कंसेप्ट अपन सोशल साइट के अंदर नहीं होता है। सिर्फ टाइम आउट ये होता है कि अपन बहुत ज्यादा ये चीजों को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो अपना क्या हो जाता है भाई, टाइम आउट हो जाता है। तो सोशल साइट वाले की तरीके से याद रखिएगा कि लॉग इन को अपन साइन इन कहते हैं, लॉग आउट को अपन साइन आउट कहते हैं, और ज्यादा यूज करने को अपन क्या कहेंगे, टाइम आउट कहेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना, ताकि टाइम इन वाला कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये कब कब होता है, इसको भी अगर अपन यहां पर मेंशन करना चाहूंगा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर अपन इसको एक एक को क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, ताकि अपने माइंड में बिल्कुल सारी चीजें क्या हो, क्लियर हो। देखो सबसे पहला कंपोनेंट यहां पर क्या है,
साइन इन है। क्या है कंपोनेंट? साइन इन है। साइन इन कहां से स्टार्ट होता है भाई? देखो साइन इन कहां से स्टार्ट होता है? ये वो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के देने से पहले का जो टाइम होगा वो टाइम कौन से कंपोनेंट में कंसिडर्ड होगा? साइन इन के अंदर कंसिडर्ड होगा। ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मेंबर कौन कौन होंगे भाई? कौन कौन मेंबर होंगे? तो याद रखिएगा, एक तो अपने नर्सिंग ऑफिसर, एक तो अपन कौन होगा भाई? अपने नर्सिंग ऑफिसर, और दूसरे इंपॉर्टेंट मेंबर होंगे अपने साथ में एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, ठीक है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर और एक अपने नर्सिंग ऑफिसर होंगे जो इसके इंपॉर्टेंट और सबसे कह सकते हैं जरूरी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन है जो इसके पार्ट होते हैं, मेंबर कौन कौन से होते हैं साइन इन फेज के अंदर। तो याद रखिएगा साइन इन के अंदर एक तो नर्सिंग ऑफिसर और एक साथ में क्या रहेगा? अपने एनेस्थेटिस्ट रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखो सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या चीजें अपन चेक करेंगे ना। अपन कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ चेकलिस्ट, क्या क्या पार्ट होंगे उसके अंदर। अब चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें अपन चेक करेंगे वो देखिएगा। अगर अपन चेकलिस्ट की बात करें तो सबसे जरूरी एस्पेक्ट होगा आइडेंटिफाई द पेशेंट। क्या करें भाई? अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आपके पास में जो मरीज आया है वो मरीज वही है ना जिसको आप ऑपरेशन करने वाले थे। कहीं ऐसा नहीं हो किसी और को उठा के लेके आ गए हो सेम नाम वाला, तो ऐसी गलती नहीं हो। सबसे पहले देखना है उसके अपन कह सकते हैं यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, उन नंबर को चेक करें, नाम को चेक करें, एज को चेक करें, उनके पेरेंट्स के नाम को चेक करें और प्रॉपर अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि पेशेंट बिल्कुल वही है जिसका अपन ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसी को ही लेके आए, किसी और को लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, उसके साथ में कॉमनली अपन ये देख सकते हैं भाई कौन सी साइट पर ऑपरेशन होने वाला है, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर होगा, उसकी साइट क्या है। ठीक है, अब उसके अंदर साइट के अंदर अपन कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं, कौन से टाइप का प्रोसीजर करने वाले हैं, इन चीजों का आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर देना है। कोई भी तरह का इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 चीजें तो अपनी ये बेसिक चीजें होगी। उसके अलावा अगर अपन बात करें अगली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर को ध्यान रखिएगा, चेक फॉर, अगर आपको चेक फॉर सर्जिकल साइट मार्किंग, कई कंडीशन के अंदर भाई जहां पर सर्जरी करनी होती है वहां पर सर्जिकल साइट पर क्या की जाती है? मार्किंग की जाती है। मार्किंग की हुई है या नहीं है उसको भी आपको क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। ठीक है, उसके साथ में अगला जो हमने इसका इंपॉर्टेंट जो अपन कह सकते हैं एक कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई? कंसेंट। डॉक्टर ने कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है, आपको ये चेक करना है। कंसेंट लेना हमेशा सर्जन का काम रहेगा, लेकिन कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है ये चेक करना अपना इंपॉर्टेंट काम रहेगा। और कंसेंट को चेक करना है कि भाई लिया है या नहीं लिया। पेशेंट को कह रहा है कि तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है ना ऑपरेशन, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, तो ये चीज भी आपको इंश्योर कर लेनी है। ठीक है, वरना आप भी सहभागीदार कहलाओगे, यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिएगा, ये तो हो गए अपने इंपॉर्टेंट कुछ चेकलिस्ट के कंपोनेंट हो गए। और अपन इसके बारे में बात करें तो और क्या क्या चीजें चेक करेंगे उसके अलावा अपन देखो चेक फॉर एलर्जी। पेशेंट को कोई भी तरह का कह सकते हैं कोई भी तरह की एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, वो पर्टिकुलर किसी ड्रग से संबंधित है या कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, इन्वायरमेंट, वेदर वगैरह से कोई पर्टिकुलर एलर्जी कंडीशन है, तो उसको भी आप क्या करें? पहले रूल आउट कर लें। ठीक है, उसके अलावा चेक फॉर एनेस्थीसिया मशीन एंड ड्रग्स। आप एनेस्थेटिक से कंफर्म कर लेंगे कि आप अपने मशीन को चेक कर लिए हैं, दवाई वगैरह सारी कंफर्म है, सारी अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें आपके पास में है कि नहीं है, उस चीजों को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो आपको देखो टू असेस करना है। असेस या अपन कह सकते हैं असेस के साथ अपन कह सकते हैं एंटीसिपेट, है ना। असेस के साथ अपन कह सकते हैं एंटीसिपेट रिस्क ऑफ ब्लड लॉस के
रिस्क को भी क्या कर देना भाई, आपको आइडेंटिफाई कर देना है कि भाई सर्जरी के दौरान कितना बड़ा मेजर प्रोसीजर है, कितना रिस्क रहेगा कि भाई हेमरेज का। और अगर हेमरेज का रिस्क है तो आपको अपन कह सकते हैं कि अपने को इंश्योर कर लेना है कि ब्लड कंपोनेंट के अरेंजमेंट से संबंधित कि भाई इस पेशेंट का ब्लड वगैरह अरेंज है कि नहीं है, कितना रिस्क है इसको। अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर हो सकता है कि सीवियर हेमरेज का रिस्क है तो उसके अंदर ब्लड कंपोनेंट अरेंज है कि नहीं है, उसको भी अपने को पहले इंश्योर कर लेना है, वरना एकदम से प्रॉब्लम आ जाएगी। क्रॉस मैच नहीं जा रखा पेशेंट का, पेशेंट को लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट हो रहती है, और ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सावधानी से क्या करना है, ध्यान रखना है। वो आपको पहले सारी चीजें क्या कर लेनी है, इंश्योर कर लेनी है, ठीक है। अब देखो एक जो इसके अंदर हमेशा से एक सवाल पूछा गया है, वो सवाल कौन कौन सा है भाई, देखो कि एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी फेज के अंदर अपन एंटीबायोटिक्स देंगे, कौन सी फेज के अंदर अपन एंटीबायोटिक्स देंगे। तो याद रखना एंटीबायोटिक्स गिवन इन साइन इन फेज। कौन सी फेज के अंदर दिया जाता है, साइन इन फेज के अंदर दिया जाता है। कौन, एंटीबायोटिक्स हमेशा कौन सी फेज के अंदर दिए जाते हैं, साइन इन फेज के अंदर दिए जाते हैं। अपन चेक हमेशा कौन सी फेज में करते हैं, टाइम आउट फेज में, कि एंटीबायोटिक दिए गए हैं या नहीं दिए गए। लेकिन याद रखना एंटीबायोटिक्स को अपन देंगे तो कौन सी फेज में देंगे, साइन इन फेज के अंदर देते हैं। अगर कोई फेज का पूछे तो इवन उससे पहले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई फेज की बात करेगा तो साइन इन वाली फेज रहेगा, मतलब बिफोर एनेस्थीसिया में ही आपको देना है। अपन टाइम आउट में सिर्फ क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। ध्यान रखना एंटीबायोटिक्स हमेशा इस फेज में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी फेज के अंदर एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये तो अपनी होगी सबसे पहली बात। अगर अपन बात करें तो किसके बारे में बात होगी भी, अपने साइन इन फेज के बारे में बात होगी। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, टाइम आउट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टाइम आउट फेज के बारे में। अगर अपन बात करते हैं टाइम आउट के बारे में, टाइम आउट फेज के बारे में, तो टाइम आउट फेज जो रहती है ना, उस टाइम आउट फेज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, ये होता भाई बिफोर सर्जिकल इंसिजन, बिफोर सर्जिकल इंसिजन से जस्ट बिफोर जो फेज होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसे अपन टाइम आउट फेज कहते हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन बाई टीम मेंबर्स, टीम के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं सर्जन, मैं एनेस्थेटिक, मैं नर्सिंग ऑफिसर, मैं एनेस्थेटिक टेक्नीशियन, मैं वो, ताकि भाई ये सारी चीजें आपको क्लियर ओरिएंटेड रहेगी। भाई कौन सर्जन है, कौन मैन सर्कुलेटिंग नर्स है, कौन अपन स्क्रब नर्स है, कौन सर्कुलेटिंग नर्स है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन का काम बिल्कुल प्रॉपर असाइन हो जाएगा कि भाई मैं और वो पर्सन उसके लिए जिम्मेदार है। तो सबको आपस में क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन हो जाना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन होना यहाँ पर इस पेज के अंदर बेहद जरूरी रहता है। ये चीज हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो भाई अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसके अलावा अपने को चेक कर लेना है, चेक फॉर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, चेक फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक दिया कि नहीं दिया, उसको आपको चेक कर लेना है। चेक फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक ध्यान रख लेना। उसके अलावा हाँ, असेसमेंट अपन कह सकते हैं, असेसमेंट ऑफ एनी हाई रिस्क, कोई भी हाई रिस्क का असेसमेंट भी आपको इस फेज में कर लेना है कि भाई जैसे सर्जन वगैरह है तो सर्जन का विशेष तौर पर फोकस रहेगा कि कहीं ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस से संबंधित हो, रिस्क ऑफ अपन कह सकते हैं भाई पेशेंट के अंदर साइट ऑफ पर्टिकुलर साइट, किस साइट का ऑपरेशन है उससे संबंधित जितना भी असेसमेंट है वो आपके सर्जन को पहले अपने रिस्क को असेसमेंट करना होता है, सर्जन अपना असेसमेंट करेगा। उसके अलावा अगर अपन एनेस्थेटिक की बात करें तो अपन कह सकते हैं, अगर अपन तो एनेस्थेटिक्स की अगर अपन बात करें तो वो कॉमनली क्या होगा भाई आपके अपन कह सकते हैं एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन के कंपोनेंट को ध्यान रखेगा। साथ ही साथ कोई स्पेशल, अगर अपन कह सकते हैं स्पेशल कोई स्पेशल ड्रग से संबंधित कोई बात होगी तो उसको असेसमेंट प्रॉपर करेगा। साथ ही साथ अगर अपन बात करें अपने एज ए नर्सिंग ऑफिसर की तो हमेशा ध्यान रखना कि अपना जो असेसमेंट रहेगा वो अपना प्रमुख जो फोकस रहेगा, एक तो इंस्ट्रूमेंट से संबंधित रहेगा और दूसरा कि स्टेरिलिटी मेंटेन है नहीं है
उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रहेगा। इंस्ट्रूमेंट की कोई कमी नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट वेल फंक्शनिंग है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों का असेसमेंट आपको इस फेज के अंदर कर लेना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर क्या रहेगी, बिल्कुल टाइम आउट फेज के अंदर रहेगी। और टाइम आउट फेज जो रहती है वो बिफोर सर्जिकल इंसिजन से पहले वाली फेज कहलाती है। और सबसे लास्ट जो फेज रहेगी वो रहती है आपकी कौन सी वाली, साइन आउट फेज कहलाती है। कौन सी फेज कहलाती है, साइन आउट फेज कहलाती है। साइन आउट फेज क्या कौन सी होगी भाई, इस फेज के अंदर ए फेज बिफोर लिविंग ऑपरेटिंग रूम, बिफोर लिविंग ऑपरेटिंग रूम बाय पेशेंट के द्वारा ऑपरेटिंग रूम को छोड़ने से पहले आपको जो फेज रहेगी वो फेज कौन सी कहलाएगी, साइन आउट फेज। मतलब प्रोसीजर वगैरह हो गया है, क्लोजिंग वगैरह हो गई, अब अपन पेशेंट को शिफ्ट करने ही वाले, उस समय की जो फेज होगी वो कौन सी फेज कहलाएगी, आपके साइन आउट फेज कहलाएगी। इस फेज के अंदर अपने को क्या करना भाई, देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी अपने देखो, सर्जन जो रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो, एनेस्थेटिक भी अपन इसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो तो, और अगर अपन बात करें एज ए नर्सिंग ऑफिसर तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्पंज जितने भी आपने स्पंज यूज करें वो टोटल काउंटिंग में बराबर है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की टोटल काउंटिंग बराबर है कि नहीं है। कई बार क्या होता है भाई, इंस्ट्रूमेंट अंदर रह जाते हैं, स्पॉन्ज अंदर रह जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, कार्य के कांड हो रखे हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि कितने स्पॉन्ज हुए हैं और कितने स्पॉन्ज के साथ में कितने इंस्ट्रूमेंट थे, सारे के सारे बराबर है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में स्पॉन्ज की काउंटिंग को देख लेना, और स्पॉन्ज कई बार अंदर रह जाता है, ऐसे आपको परिस्थितियों में बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत होती है इस समय। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, सैंपल लेबलिंग, कोई भी तरह का जैसे बायोप्सी का सैंपल लिया हो तो उस कंडीशन के अंदर सैंपलिंग लेबलिंग की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके रहती है। ठीक है, अगर अपन इस फेज के अंदर भी अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो ये तीनों कंपोनेंट रहेंगे, सर्जन रहेगा, एनेस्थेटिक रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे। और यहाँ पर भी बात करूंगा तो यहाँ पर भी अगर अपन टाइम आउट फेज की बात करें तो तीनों ही मुख्य कंपोनेंट रहेंगे, सर्जन रहेगा, एनेस्थेटिक रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ साइन इन फेज की तो यहाँ पर अपन मेंबर दो ही रहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर और एनेस्थेटिक रहते हैं। तो क्या क्या चीजें चेक करनी है, कैसे कैसे चीजें चेक करनी है, उन सारी चीजों का आपको विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था अपना आज का एक शानदार टॉपिक जिसके अंदर अपने WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में चर्चा करी है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, जिसकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे और भी जोरदार टॉपिक को, शानदार टॉपिक को देखने के लिए जुड़े रहिएगा इस शानदार अपने सेशन में, रैपिड रिवीजन सेशन में, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और भी उन जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का क्या उठा सके फायदा। उसके अलावा आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ और चीज़ पढ़ना चाहते हैं उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।